उत्तराखंड की धामी सरकार ने छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जो यहाँ धामी सरकार ने कहा कि अब मदरसों में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बच्चों को भारतीय सेना के शौर्य के बारे में जरूर जानना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण ही भारत की तरफ आंख उठा के देखने वालों को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी हां, अपने इस फैसले में सरकार ने राज्य के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिससे भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को मदरसों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का एक चैप्टर शामिल किया जाएगा। कासमी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और इस फैसले से छात्रों को सेना के पराक्रम की जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 50,000 छात्र पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब देहरादून की, जहां मांडूवाला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में एक छात्रावास का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छात्र छात्राओं ने फूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर में किताबों की शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा, यहाँ पर बच्चों को जहाँ किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है। बच्चों के जो आने वाले समय में उनके मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति भी उनको जागरूक किया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं। अच्छे बच्चे यहाँ से निर्मित होते हैं जो देश के भविष्य हैं, देश के लिए काम आएंगे। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे जो संस्थान है हमारे और जो है बढ़ने चाहिए और ज़्यादा उनका विस्तार होना चाहिए। हर दृष्टि से वो हमारे देश के लिए जो सच्ची हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के घोतक हैं। कार्यक्रम का ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हमारा पृथ्वी कुल एक टेक्निकल पार्ट है पूरे उत्तराखंड का। तो उसमें हमारे बच्चे रेगुलर इस फॉर्म में काम करते हैं। आपने देखा भी होगा पूरे कैंपस के अंदर। इसमें हमारे 50% बच्चे हमारे थे आर्मी से, क्योंकि हमारे 4 बच्चे अभी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी निकले थे और 2 बच्चे IIT में निकल चुके हैं यहाँ से। तो जो ये प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए कि हॉस्टल को डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कैंपस पूरा लगभग 75 बीघा का है, तो उसमें हॉस्टल डेवलप हो जाएगा। तो अभी 6 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। उड़ीसा का बच्चा है यहाँ पे, बंगाल का बच्चा है, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, सबके बच्चे बोर्डिंग के हैं। और जो हमारे बच्चे दोनों टॉपर्स आए हैं, बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, जिसकी फ़ीस का इंतज़ाम स्कूल ने किया है, मतलब स्कूल ने स्कॉलरशिप के माध्यम से किया है। और आज के प्रोग्राम के पीछे का उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तराखंड को एक
सस्ता और सरल, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। हमारी छात्र संसद ने 5 साल से हमारे स्कूल की फीस नहीं बढ़ी। 2021 में छात्र संसद ने डिसीजन लिया था, फीस बढ़ाई थी हमारे, लेकिन पिछले 5 साल से फीस नहीं बढ़ी। इस बार भी छात्र संसद ने निर्णय लिया है कि फीस नहीं बढ़ाएंगे। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भैरवखाल स्थित भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर गर्मा-गर्मी से शुरू हो गई है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कुछ लोग जो अकबर बाबर के अनुयायी हैं, वे भैरव मंदिर के भव्य निर्माण का विरोध कर रहे हैं। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अकबर बाबर के अनुयायी होने का ठप्पा पहले से ही डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी लगता है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष डॉक्टर रावत ने बिंदेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। भैरवनाथ जी की कृपा हम सब पे है और उनकी कृपा से आज यहाँ पे एक भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक भव्य मंदिर सभी स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे और मुझे आशा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, तीर्थाटन का केंद्र बनेगा। और जैसे हमारे धारी देवी का मंदिर है, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है, जैसे पोखाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। और मैं इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो राम के अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। जो अकबर और बाबर के अनुयायी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो ये तय करना है कि कौन किसका अनुयायी है। मैं ये समझता हूं कि जो मंदिरों को बनाने का विरोध करते हैं निश्चित रूप में वो बाबर के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन ये भी संकेत आपकी तरफ जाता है। आपको याद दिला दूं कि जब भगवान बिंदेश्वर का मंदिर यहाँ चौथान में बन रहा था, उस समय आपने अपने पद का उपयोग करते हुए तत्कालीन डीएफओ को बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि आप उसमें अड़ंगा लगाइए, आप उस मंदिर को न बनने दीजिए। और तत्कालीन डीएफओ के पास जब आपके चौथान के कार्यकर्ता गए तो चौथान के कार्यकर्ताओं के सामने उस डीएफओ ने आपको बेनकाब कर दिया कि आपके मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि बिल्कुल वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आपको ये पता नहीं चला कि वन विभाग से वो स्वीकृति कैसे मिली, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चला कि वन विभाग से वो स्वीकृति मिल गई तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। तो ये जनता तय करेगी कि बाबर के अनुयायी कौन है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी वाहनों की नंबर प्लेट पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में जल्द ही वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में लिखा हुआ नजर आएगा। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है। इसके लागू होने पर नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड यूके के स्थान पर हिंदी में उख लिखा हुआ दिखाई देगा। हालांकि आरटीओ संदीप सैनी ने कहा है कि कोई भी राज्य इस तरह की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार केंद्र से ही इसकी मंजूरी दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो परिवहन मुख्यालय के जरिए संशोधन किया जाएगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, हमने भी देखा है उसमें, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि हम परिवहन विभाग को इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हिंदी में ऊ और खा लिखा जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये स्टेट का डोमेन नहीं है, ये भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से ही डिसाइड किया जाएगा। तो नियर फ्यूचर हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा लेटर प्राप्त होता है तो हमारे परिवहन विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया। राजधानी देहरादून में बीते दिन 3 परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई बोर्ड ने लैब असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की, लेकिन इस दौरान एफआरआई स्थित परीक्षा केंद्र में एक मुन्ना भाई के होने की सूचना मिली थी, जिससे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। दरअसल जब सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जा रही थी, उसी दौरान एक अभ्यर्थी के प्रिंट मैच नहीं हुए थे, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई, जिसमें मालूम हुआ कि उसका नाम चंद्र है, जो कि सौरभ सिंह की जगह पर परीक्षा देने आया हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नकल रोधी कानून के तहत युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं 2 अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने की बात भी सामने आई, जिसमें 17 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
समिति ऑब्लिक लैब टेक्नीशियन की परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसमें एक सेंटर है जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो संदिग्ध जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम पाली में पुलिस ने पहुंचकर वहाँ जब जांच पड़ताल की तो एक अभ्यर्थी को वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। चूंकि परीक्षा की शुचिता को लेकर इस तरह के जब सवाल है कि जिस तरह से एक छात्र इस तरह का पाया गया है, इसको देखते हुए सेकंड पाली में टीम बनाई गई थी और जो अन्य 4 परीक्षा केंद्र थे वहां पर आकस्मिक रूप से चेकिंग टीम द्वारा की गई। तो डालवाला के क्षेत्र में भी चेकिंग की गई। वहां पर जो इस तरह के 9 अभ्यर्थी जो इस तरह के पाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ दूसरे सेंटर पे भी सेकंड पारी में भी इस तरह से वहां पर 8 लोग पाए गए जो परीक्षा में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे। समस्त अभ्यर्थियों से जब इस तरह की पूछताछ हुई तो उससे प्रकाश में 2 लोग आए जो हरियाणा के रहने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया कि 70 हज़ार रुपये उनसे में ये ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करने के लिए बताया गया। तो एडवांस में 10,000 रुपये लिए गए थे जिससे ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीद को उपलब्ध कराई थी। रात में इस टीम को लगाया गया था जो हमें 2 मास्टरमाइंड इस पूरे पता चले थे। उस टीम द्वारा जो है आज जो है उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों व्यक्ति जो है हरियाणा में जिंद और रोहतक के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा अभी तक ये बात पता चली कि इनके द्वारा पैसे लेकर इस तरह से ब्लूटूथ से पेपर सॉल्व कराया जाना था। अन्य कोई लोग इसमें शामिल हैं या इस गैंग के द्वारा पूर्व में भी ऐसी किसी परीक्षा में इस तरह के पेपर में सॉल्व कराया गया हो या भविष्य में उनके साथ कोई और लोग ऐसे जुड़े हैं, इस संबंध में पूछताछ थाने पर की जा रही है। समिति ऑब्लिक लैब टेक्नीशियन की परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसमें एक सेंटर है जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो संदिग्ध जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम पाली हरिद्वार में आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीसीआर हॉल में आयोजित वर्कशॉप में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अधिकारियों के साथ डीएम ने मीडिया को संबोधित किया। आपदा के दौरान की जाने वाली मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर यहां पर चर्चा की गई। उन्होंने इस दौरान मीडिया के लोगों से भी सुझाव लिया। डीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मीडिया के अधिकांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर आपदा के संबंध में डिटेल अभी रखा गया है आपदा अधिकारी के द्वारा। उसके बाद NDRF SDRF के भी अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी विषय रखा हुआ है और मीडिया के बंधुओं से इसमें फीडबैक लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाकर के शासन को भेजते हैं और पॉलिसी फार्मुलेशन में उसका यूज होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भी सुझाव आएंगे, इन सुझावों को भी हम लोग पॉलिसी में शामिल कर पाएंगे, तो इससे एक अच्छी कार्य योजना बन पाएगी और समय से हम लोग उसको उत्तराखंड सूचना विभाग प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसके लिए 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों में ऑडिशन शुरू किए गए थे, जिसमें तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए हैं। वहीं 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के कलाकारों की सहायता ली जाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने देहरादून के हल्दूवाला स्थित बॉर्डर 2 के सेट पर सुप्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की है। इस अवसर पर उनके साथ परिषद के संयुक्त CEO डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति, लोकेशन, विविधता और राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे समर्थन पर सार्थक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी उत्तराखंड की वर्तमान फिल्म नीति को देश की सबसे प्रगतिशील नीतियों में एक माना जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर विनोय गांधी ने बताया कि फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित है और इसके लिए देहरादून के हल्दूवाला क्षेत्र में कश्मीर के एक गांव का भव्य सेट बनाया गया है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में ई-ऑफिस लागू किए जाने के
निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों एवं जनपदों में ई ऑफिस लागू किया जाए। मुख्य सचिव ने ई ऑफिस लागू करने में जनपद पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जनपदों विशेषकर देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार जनपद को भी शीघ्र अतिशीघ्र ई ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर दिया है। चलिए और अब बात करेंगे गोरखपुर की, जहां जू में बर्ड फ्लू से संक्रमित बाघिन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद देश भर के जू और टाइगर रिजर्व्स में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद से सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व, कार्बेट और राजौरी समेत देहरादून और नैनीताल के जू और 3 रेस्क्यू सेंटर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके चलते जू के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। केवल कॉर्बेट एवं राजा जी नहीं, हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है, एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है CJD से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। क्योंकि टाइगर का डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हमने किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते। एवं उसके क्योंकि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जो एवियन उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। जी हाँ, इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बिजली चमकने, ओलावृष्टि और आंधी चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा सहित भी अन्य जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें बात करें आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेन से हैवी रेन्स वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल उसका संभावना भी नहीं है। लेकिन जो थंडरस्टॉर्म है उसमें आप देखते हैं कि इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पे मिल जाती है कि विद इन आवर और इस तरह के पीरियड में ही जो है 3-4 सेंटीमीटर बारिश मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदर में जलस्तर बढ़ना या छोटे मोटा जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिर। पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देर रात 4 दोस्त घर की छत पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी इस दौरान अमन नाम के एक युवक ने तमंचा निकाला, जिसकी मैगजीन निकालने के बाद वह खाली कर फायर करने लगा। लेकिन मैगजीन में एक गोली बची हुई थी, जिसके चलने से पास में बैठे दोस्त को गोली लग गई। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी सभी दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये घटनाक्रम एक देर रात्रि रिपोर्ट हुआ, जिसमें सागर नाम का लड़का है जिसके सीने में गोली लगने की बात प्रकाश में आई थी और उसे अस्पताल ले जाने के बाद वो ब्रॉड डेड हुआ। समझ पूछताछ में प्रकरण निकल के आया कि उसके जो दोस्त थे उसके वहाँ पर पार्टी अपने घर के ऊपर छत पर कर रहे थे और वहाँ पर ये अवैध असलाह जो था इसको देखने के चक्कर में ये ट्रिगर दब गया और जिससे गोली जो है मृतक के लग गई। इसमें जो भी छात्र जो भी युवक थे वहाँ पर, उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित की तरफ से तहरीर आने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जिसके द्वारा इसमें इस तरह से फायर हुआ उसकी तलाश की जा रही है और उसके नाम इस पूरे घटनाक्रम अभी तक जो पता चला है कि ये जो बैठे थे युवक वहाँ पर अपने घर पर छत पर, उनके द्वारा इस अवैध असले को देखने के चक्कर में लापरवाही पूर्वक जो ये फायर हुआ, जिससे हरिद्वार के ज्वालापुर के अंसारी मार्केट के पास एक कपड़े की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे वहां पर चारों ओर काफी अफरा तफरी मच गई। यह आग देर रात अचानक लगी। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
कनखल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पीएनबी बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया। उनके इस प्रयास को पुलिस ने विफल करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। ये घटना सोमवार रात 2:30 बजे की बताई जा रही है। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को दादूबाग स्थित एटीएम के बाहर एक कार खड़ी हुई दिखाई दी थी। बदमाशों ने एटीएम के शटर को बंद किया था और अंदर से एटीएम को काट रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एटीएम काटने का तरीका यूट्यूब से सीखा था। बदमाशों के पास से एटीएम काटने की मशीन और एक कार बरामद की गई है। करीब 2:30 बजे के पास जो हमारी पुलिस की जो गश्त पार्टी है वो जगजीतपुर पीएनबी जो ब्रांच है उसके पास में जो उनका एटीएम है उसके पास से जब ये गुजर रही थी तो उनको वहाँ पर कुछ एटीएम में संदिग्ध कुछ लोग नज़र आए। पार्टी द्वारा तत्काल उसको कॉर्डन ऑफ करके अन्य पुलिस बल को बुलाया गया। इस क्रम में उनको एटीएम को उसका शटर बंद करके उसे तब तक रोका गया। उसके बाद जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई उनके साथ उन्होंने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था भागने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के दिनेशपुर में बाइक और स्कूटी के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भोला शर्मा का कहना है कि कई बार पुलिस के उच्च अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान लोगों को समझाया गया कि गाड़ी को धीमे चलाएं, लेकिन तेज स्पीड के चलते ये हादसा हुआ है। देखिए, अभी रात भी एक बहुत दुखद घटना हुई है। गुलरबद रोड पे 2 बाइकों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है और इसके लिए आज के युवाओं को जो बेहिसाब अनियंत्रित गति से वाहन चलाते हैं उसी वजह से ये हुआ है। और उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो है घर में उसकी माँ, उसके बाप, उसके परिवार उसकी वेट कर रहा है। ये जो अति स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, अनियंत्रित गाड़ी चला रहे हैं, इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उन माँ बाप का जिनका रात को जिनके बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है उनकी क्या स्थिति होगी। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप घर से निकलते हैं तो कम से कम अपने माँ बाप को अपने ध्यान में रखिए कि माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपकी इंतजार कर रहे हैं और आप जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और आपके परिवार के ऊपर कितनी विपत्ति आ रही है। तो यही कहूँगा कि अपना जो है युवा वर्ग जो है